जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम नवमांश कुंडली की चर्चा करेंगे। नवमांश कुंडली ज्योतिष को जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। और जो लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, सिर्फ अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, तो उनको इस बारे में ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि आप जिस इंसान को कुंडली दिखा रहे हैं, अगर वो नवमांश कुंडली नहीं देख रहे हैं, तो आपकी कुंडली देखना एक आधा देखने के बराबर है। यानी कि एक डॉक्टर है, वो आधी रिपोर्ट देख रहा है। साउथ इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो नवमांश कुंडली को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और वो लोग पूरी तरह सही भी हैं। और ऐसा नहीं कि उत्तर भारत में कम देखा जाता है। जो भी प्रॉपर विद्वान हैं, जो जानकार लोग हैं, वो नवमांश कुंडली जरूर देखेंगे। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और कारण जान के आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़रूरी है नवमांश कुंडली देखना। अब आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किसी न किसी ज्योतिषी के पास, उनके पंडित के पास, ब्राह्मण जी के पास गए होंगे अपनी कुंडलियाँ लेकर। तो कुंडली पुरानी कुंडली होगी, बहुत से लोगों के पास कंप्यूटराइज नहीं होगी। तो वो कुंडली में उन्होंने देखा होगा कि 4-5 पत्ते होते हैं, छोटी सी हाथ की बनी हुई होती है, और वो लोग समझते हैं हाथ से बनाई हुई है, इसके लिए ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा अच्छी है। लेकिन पहली चीज़ तो यहाँ पे गलत है, गलत धारणा है ये। कंप्यूटराइज जो कुंडली होती है और हाथ से बनी हुई जो कुंडली होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कैलकुलेटर का है कि वो उन्होंने पुरानी कुंडली हाथ से बनाई थी और नया इंसान कैलकुलेटर से बना रहा है कंप्यूटर में। तो कैलकुलेटर से बनाने में ऐसा मतलब नहीं कि इसमें कुछ मिस्टेक आएगी। या हाथ से बनाई हुई कुंडली का आज भी मैंने देखा है लोग ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, हाथ से बना के दे रहे हैं, पंडित जी चलो 1501 रुपया लेंगे, 2001 रुपया लेंगे, और ये कंप्यूटराइज है, इसका कोई 500 रुपये में निकाल के दे रहा है, तो शायद ये वर्थ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक इतना ही हाथ से इंसान हिसाब कर रहा है और एक कैलकुलेटर से कर रहा है। तो आज का जो स्मार्ट वर्क का जमाना है, हम सब समझ सकते हैं कि शायद हाथ से हिसाब करने में एक आधी मिस्टेक आ सकती है, बड़े से बड़े, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो। लेकिन कैलकुलेटर में वो मिस्टेक नहीं आने वाली है, संभावना नहीं रहेगी उसमें। तो ये बात हुई हमारी पहली गैर समझ की, जो हमारे पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब अगर हम आगे बात करें कि नवमांश कुंडली क्या है, लग्न कुंडली की पूरक है नवमांश कुंडली। लग्न कुंडली नवमांश कुंडली के बिना अधूरी है। और अगर कुछ लोग बोले कि फिर इसका मतलब ऐसा है कि नवमांश कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नवमांश कुंडली लग्न कुंडली माता है, क्योंकि लग्न कुंडली के बिना नवमांश कुंडली नहीं बन सकती, और खाली नवमांश कुंडली देखकर भी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए लग्न कुंडली की पूरक है नवमांश कुंडली, उसी तरह लग्न कुंडली भी उतनी ही जरूरी है। ये छोटे छोटे जो सवाल है, जो भी लोग थोड़ा बहुत इसमें जानते हैं, देखते हैं, उनके मन में आने साजिक है, तो मैं कुछ समझा के इस तरह हम आगे बताते जाता हूँ। अभी अगर हम बात करें नवमांश कुंडली की, तो इसका उपयोग क्या है। पहले तो इससे क्या क्या देखा जाता है नवमांश कुंडली से। नवमांश कुंडली जो होती है, उसमें हमें पता चलता है पति पत्नी का सुख। अगर लड़की है तो पति का सुख कैसा रहेगा, पति है तो स्त्री का सुख कैसा रहेगा जीवन में, शादी कैसी जगह होगी, विलम्ब होगा, सही समय पे होगी, विवाह सुख कैसा होगा, ये सारे जवाब को डीप में लेके जाती है हमें नवमांश कुंडली। अब दूसरी बात, आप जो छोटी कुंडली ब्राह्मण के पास लेकर जाते हैं दिखाने के लिए, एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं, और वो कंप्यूटर में चेक नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी छोटी हाथ से बनी हुई में अगर नवमांश कुंडली नहीं है, तो आप समझिए आप आधी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अगर उसमें शादी के अच्छे योग बने हैं, लेकिन वो डीप में नहीं जा पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और अगर एक्चुअल प्रॉब्लम तक ही नहीं पहुंचेंगे तो उपाय का क्या फायदा, जब एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रह तकलीफ दे रहा है, किस ग्रह की वजह से शादी नहीं हो रही है। तो आप खाली लग्न कुंडली को देखकर ही उपाय करते जाएंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि पेट किस कारण दुख रहा है। आप पेट दर्द का इलाज कर रहे हो और हो सकता है दुखावा पथरी का हो, तो आप खाली इलाज करते जाएंगे, लेकिन उसका इलाज नहीं होने वाला है। तो इसलिए नवमांश कुंडली के द्वारा हम हर चीज को डीप में जा सकते हैं। एक तो शादी के लिए हेल्प करती है नवमांश कुंडली। दूसरी, ग्रहों का बलाबल। लग्न कुंडली में जितने ग्रह है शायद बहुत पावरफुल दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नवमांश कुंडली में उनकी क्या पोजीशन है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप बोलेंगे मेरी कुंडली में तो 2 ग्रह उच्च के हैं, लेकिन भैया नवमांश कुंडली में अगर वो दोनों ग्रह नीच के हो गए हैं, तो वो आपको उच्च का फल नहीं देंगे। ये पूरा डिटेल में लेके जाती है नवमांश कुंडली। एक इंसान सोना पहन के बैठा है, लेकिन हो सकता है कि वो गांव में दिवाला निकाल के आया हो। तो ये चीज है कि आपका ग्रह का बैकअप में क्या पावर है, वो पूरी तरह फल देने में सक्षम है या नहीं है, ये डिसाइड कराएगी नवमांश कुंडली। अब अगली बात, इसके अलावा पार्टनरशिप भी नवमांश कुंडली से आप देख सकते हैं। और जब ग्रह की बलाबल की बात आ गई, तो हमारी पूरी जिंदगी का पूरा फलसफा हमें नवमांश कुंडली से बैलेंस करने पर, मैच करने पर ही पता चलेगा। अगर कोई ग्रह नीच का दिख रहा है, उसकी दशा आ गई है, लेकिन वो ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का है, तो वो खराब फल नहीं देगा आपको, वो बहुत अच्छा फल भी नहीं देगा। अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पे नीच का है और नवमांश कुंडली में उच्च का हो गया है, तो बहुत अच्छा फल देगा, नहीं, वो मीडियम फल देगा। ना वो बहुत खराब फल देगा आपको, ना वो बहुत अच्छा फल देगा, वो एक न्यूट्रलाइज मीडियम फल देगा आपको वो ग्रह। ना वो आपको दशा में आपको बहुत नुकसान देने वाला है, ना वो जो उच्च का होकर जो उत्कृष्टता का वो फल दे सकता था,
ये हम यही शास्त्रों में भी लिखा है और यही हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। अब कुछ जगह मतांतर ये भी आता है, कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा कि शायद नवमाइश कुंडली में ग्रह उच्च का हो गया तो उच्च का फल देगा, भले यहाँ पे नीच का बैठा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखने में नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे वो नीच का है और नवमाइश में उच्च का हो रहा है तो बैलेंस हो जाता है ग्रह। और अगर यहाँ पे ग्रह उच्च का है, लग्न कुंडली में आपके ग्रह उच्च का है और नवमाइश कुंडली में वो ग्रह नीच का हो रहा है, तो वो ग्रह आपको अच्छा फल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। अब ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जितनी उसकी जो उत्कृष्टता थी, जहाँ वो 100 रुपये का आपको फायदा दे सकता था, वहाँ पे उसका पावर घट जाएगा, वो 50% ही आपको फायदा दे पाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे पाएगा, वो मीडियम फल दे करता हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ नीच का हो गया इसलिए वो फिर नीच का ही फल देगा। अब कुछ लोगों को मेरे अभी कंसल्टेंसियाँ की मैंने, हमारे लेक्चर देखे पूरे भारत से लोगों के फ़ोन आते हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, फॉरेन से बुक होती है अपॉइंटमेंट्स हमारे यहाँ पे। राहु उच्च का है, उसके दान करा दी, उसकी पूजा करा दी, प्रॉपर प्रॉब्लम ही नहीं देखी, किसी भी ग्रह को पकड़ के उसकी पूजा करा दी, उसका रत्न पहना दिया, इसी तरीके से प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिला। तो प्रॉपर दूसरी चीज़ हमारी भी एक गलती होती है, हम किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, दक्षिणा में 50-100 रुपया रख के ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा उस पर एहसान कर दिया। सबसे पहली चीज़ तो ज्योतिष जो है वो देवों का ज्ञान है, दैवीय शास्त्र है, इसका कोई तोल नहीं है, इस ज्ञान की कोई बराबरी नहीं है पैसे से, किसी भी चीज़ से। और जो आदमी पैसा ले रहा है क्योंकि उसका प्रोफेशन है, वो उसका घर चलाने को ले रहा है, ये ज्ञान देवों का ज्ञान है। ये हमारी ज़िंदगी को ऐसा गाइड करता है कि हमें कई बड़ी बड़ी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। एक मेरे फ्रेंड थे, 17 लाख रुपए घर पे पड़े थे, मुझे पूछने आए, मुझे ब्याज पे देना है, मैंने मना किया, दिए उन्होंने, 1.5 साल बाद आए, डूब चुका था पैसा। एक छोटी सी सलाह से उनका लाखों रुपया बच सकता था। अब हम पुरानी बात पे आते कि जब हम उस ब्राह्मण के पास जा रहे तो उसको प्रॉपर उसकी फीस 500 रुपये 1000 रुपये अगर हम देंगे तो झूठी पूजा पाठ में हमें नहीं ले जाएगा। नहीं तो आजकल क्या करते हैं ब्राह्मण, सीधी 5-7 पूजाओं की लिस्ट बना देंगे कि ये पूजा है, ये पूजा है, ये पूजा है। क्योंकि अगर वो उसको खुद को प्रॉपर उसको फीस नहीं मिल रही है, उसका घर नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा? कभी कभी जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ता है। पहले तो हमें हमारी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी कि फ्री में नहीं होता है कोई भी काम। प्रॉपर आदमी को, सामने वाले को उसका मेहनत का पैसा देंगे तो वो हमें प्रॉपर टाइम देके हमें व्यवस्थित हर चीज क्लियर करेगा। नवमाइश कुंडली का भी आप आग्रह रखिए, कहीं भी दिखाने जाते हैं प्रॉपर आदमी को तो आपको पता चलेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर समझिए ये कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं, और अगर यहाँ पर आपके मंगल नवमाइश कुंडली में आ रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण के साथ समझाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये हो गए उच्च के लग्न कुंडली में, लेकिन नवमाइश कुंडली में ये हो गए नीच के। आप सबकी कुंडलियों में आपको ऐसे ग्रह मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्रह मिलेंगे। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे शनिदेव हो गए उच्च के, और यहाँ पे शनिदेव हो गए नीच के। तो आप समझ जाइए कि वो ग्रह अपनी ताकत खो चुका है। तो इस तरीके से पहला हमने जो 3 पॉइंट देखे, पति पत्नी का सुख, भागीदारी और ग्रहों का बलाबल। अब हमने बात की ग्रहों के बलाबल की कि अगर उच्च के ग्रह ऐसे नीच के हो गए हैं तो अपना पूरा फल देने में असमर्थ हो जाएंगे, उनकी पावर कम हो जाएगी। तो उस तरीके से हमें दशा अंतरदशाएं सब चीज़ें देख के उनका उपाय हमें प्रॉपरली करना चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, शादी और भागीदारी। दूसरा और तीसरा पॉइंट, शादी और भागीदारी। शादी भी एक तरह की भागीदारी ही होती है, लेकिन जीवन भर की भागीदारी होती है। अब हम बात करते हैं शादी और भागीदारी की। तो देखिए नवमाइश कुंडली, इसके कुछ सिद्धांत है, बहुत बेसिक सिंपल से सिद्धांत है। मैं जो शास्त्रों में सिंपल भाषा में कहा गया उसको सिंपली फॉलो करता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के मुझे प्रोजेक्ट इसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, ना ही मुझे पसंद है। जो लिखा है उसे प्रॉपरली आप लेके चलो, और वो छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ साबित करने के लिए आपको सही पड़ती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नवमाइश कुंडली जो है केपी पद्धति की जनक है। आप आजकल केपी पद्धति बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छी पद्धति। हर ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, हर ज्ञान में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर इंसान के पास से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और एक बच्चे के पास से भी कोई सही बात हमें सीखने को मिले तो हमें बड़े मन से उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। ज्ञान हमें कुछ सीखने को मिल जाता है, और ये तो सागर है, समुद्र है ज्योतिष। तो जो केपी पद्धति है वो पूरी नवमाइश पद्धति पे ही आधारित है। एक राशि के 90 भाग को नवमाइश कहा जाता है। इसी पद्धति के ऊपर केपी पद्धति का विकास हुआ है। जो कृष्णमूर्ति जी हुए साउथ इंडिया में 100 साल पहले, जो उनका जो जन्म हुआ, 100-125 साल पहले उनका जन्म हुआ था, उन्होंने इस पद्धति को विकसाया बहुत मेहनत करके। और प्रश्न कुंडली वगैरह काबिल तारीफ है केपी पद्धति में भी। रिसर्च का विषय है और भी कि कितना हद तक फलादेश में सही पड़ता है। बाकी प्रश्न कुंडली में तो उसमें केपी में भी बहुत अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन बेसिक निर्यन से कई चीज़ें जुड़ी हुई है दोनों की। जिस तरह एक नवमाइश भी है, इससे ही पूरा टॉपिक
पूरा जन्म होता है, जैसे कि हम कौन से नक्षत्र के चरण में है क्या है, तो पद्धति नवमांश पर से ही बनी है। अब अगर हम बात करें नवमांश कुंडली की, तो हमने एक सिद्धांत तो देख लिया, उच्च के ग्रह नीच के हुए, नीच के ग्रह उच्च के हुए कैसा फल देंगे। अब दूसरी बात कि अगर ये जो नवमांश कुंडली है इसका लग्नेश कौन है, मंगल, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है। अब ये मंगल लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है, कुछ छोटे छोटे शास्त्रीय सिंपल से सिद्धांत है, मैं सिर्फ उतनी ही चर्चा करने वाला हूँ, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ा के कोई वीडियो को लंबा करना है। खाली सरल जो सिद्धांत है जिससे हम देखते हैं, जिससे हमें कई सफलताएं मिलती है, ये कुछ सिद्धांत आज मैं बताने वाला हूँ। और आज बीच में से मैंने हमारे लग्न की वीडियो की जो सीरीज चल रही थी, बीच में से नवमांश कुंडली इसलिए ली क्योंकि हमारे किसी एक भाई की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि नवमांश कुंडली पे भी वीडियो बनाई है, और हमारे पास टाइम कम रहता है, मैं बहुत बीच बीच में गैप पड़ जाता है, तो मैंने सोचा चलो आज ये विषय ले लेते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जेन्युइन और वैलिड एक सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं नवमांश कुंडली का जो लग्नेश होता है, वो है नवमांश कुंडली का लग्नेश भी हमें देखना चाहिए। ये कौन सा लग्न है नवमांश कुंडली, कर्क लग्न का वृश्चिक लग्न। इसका मालिक कौन है, मंगल। तो मंगल इस कुंडली में कहाँ बैठा है, अगर समझो वो 7वें घर में बैठा है, केंद्र में आ गया, उच्च का हो गया, केंद्र स्थान में अगर आते हैं नवमांश के लग्नेश, तो जल्दी शादी हो जाती है। पहले मैं सिद्धांतों पर आऊंगा, फिर प्रैक्टिकल की बात पर आऊंगा कि आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि हर चीज के तर्क आएंगे, लोगों के सवाल भी आएंगे। मैं जानता हूँ कुछ सवाल क्या आ सकते हैं, मैं उनका जवाब भी देना चाहूंगा। नवमांश कुंडली का मालिक अगर यहाँ पे केंद्र में आता है, अगर नवमांश कुंडली के मालिक केंद्र में आए तो सही उम्र, एकदम सही उम्र से भी कम में शादी हो जाती है। यानी समाज 25 साल की उम्र में जनरल होता है, तो 22-23 में भी शादी हो जाएगी, केंद्र में अगर आ रहे हैं तो नवमांश कुंडली के लग्नेश। दूसरी बात, अगर त्रिकोण में आते हैं, समझिए कि मंगल यहाँ त्रिकोण में आ गए, यहाँ त्रिकोण में आ गए, तो भी उचित आयु में शादी करा देंगे, ये दूसरा सिद्धांत हुआ। अब अगर इसके मालिक खड्डे में आ गए, समझिए ये खड्डे के स्थान में आ गए, छठे स्थान में, तो शादी 6, 8, 12 खड्डे के स्थान में आ गए, तो शादी लेट होगी, लेट करा सकते हैं। लेकिन अब और एक बात कि खाली इतना सा देखकर आपको लगता है कि भविष्यवाणी कर देंगे और सही पड़ेगा, तो ये गलत है। ये सिर्फ एक हिस्सा है भविष्यवाणियों की सीरीज का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आप अगर समझते खाली इतना सा देखिए कि आपका सही पड़ गया या आपका गलत पड़ गया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक चीज, ऐसी 10 चीजें देखनी पड़ती है, उसमें से ये तो सिर्फ एक पहलू है देखने का, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है कि 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, किसकी दृष्टि है, क्या है, सब कुछ देखा जाता है। ये जनरल नवमांश कुंडली का एक विभाग है। समझिए ऐसे 3-4 मेन विभाग है, तो उसमें से एक भी विभाग हमारी जिंदगी पे 100% असर करता है। और दूसरी बात, अगर नवमांश लग्नेश धन स्थान में, लाभ स्थान में बैठता है, पैसे के भाव में आ गया, समझिए मंगल यहाँ पे आ गया मंगल, और आपकी लग्न कुंडली का भाग्येश गुरु के साथ आ गया, तो ससुराल से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति भी ये योग करवाएंगे, उनसे आपको मदद मिलेगी। देखिए कुछ कुदरती रूप से आपको मिलता है वो अच्छी बात है, लेकिन अपेक्षा रखना या उम्मीद रखना उनमें मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि एक आदमी को खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो अपने बूते पे कमा के लाइफ को आगे ले जा सके, ना कि औरत के घर से आवे उसकी उम्मीद पे वो अपनी जिंदगी को बिताए। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर ये एक सिद्धांतों की बात हो गई कि ये कहाँ पे बैठता है तो कैसा फल देता है। अब दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नवमांश कुंडली में भागीदारी को भी आपको ऐसे ही देखना है। अगर इसका पावरफुल यहाँ पे पावरफुल बैठा है तो भागीदारी में अच्छा होगा, खड्डे के स्थान में है तो नुकसानप्रद होगा। अब दूसरी चीज कि नवमांश लग्नेश छठे घर में बैठा है तो हो सकता है पत्नी के स्वास्थ्य के संबंधी कुछ चिंताएं आ सकती है, कुछ मतभेद रह सकते हैं। अगर पाप प्रभाव में और पाप दृष्टि में रहा तो अच्छी स्थिति में रहा तो नहीं। अगर 8वें घर में आता है नवमांश लग्नेश लग्न कुंडली में, अगर ये 8वें घर में आता है तो फिर यहाँ पर वो कभी कलह कंकास भी दे सकता है और वियोग की संभावनाएं भी बना सकता है। लेकिन होगा ही करके नहीं सोचना है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ऐसे 5-7 चीजें मेन देखी जाती है, उसमें से ये सिर्फ एक विभाग है, दूसरी चीजें भी देखी जाती है। अगर ये लग्नेश 12वें घर में आता है, नवमांश कुंडली आपकी कोई भी है और ये कोई भी लग्न है, नवमांश लग्नेश 12वें घर में आता है तो पत्नी पर खर्चा ज्यादा होता है, उनके हाथ से कभी धन का नुकसान हो सकता है पत्नी के किसी डिसीजन के कारण, और कुछ मतभेद मनमुटाव आ सकते हैं। छोटे छोटे योग है, मामूली चीजें हैं, इसे आप ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे भी योग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लग्न कुंडली, कौन उसके स्वामी कहाँ बैठे, किन दृष्टियाँ है, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। तो ये हुई जनरल कि कहाँ पे कैसा मालिक कहाँ पे बैठेगा, कैसा फल देगा। और हमने चर्चा कर ली कि नवमांश कुंडली का क्या महत्व है। हमारे दर्शक समझ ही चुके होंगे कि नवमांश कुंडली का कितना महत्व है। प्रॉपर अगर सलाह चाहते हैं आप कहीं भी तो प्रॉपर नवमांश कुंडली लग्न कुंडली देखकर ही
फलादेश होता है, नहीं तो वो अधूरा फलादेश हो जाएगा, अधूरे उपाय हो जाएंगे, अधूरे रत्न की सलाह हो जाएगी। इस तरीके से प्रॉपर दिखाकर प्रॉपर सलाह हमें लेनी चाहिए ताकि हम सही प्रॉब्लम अगर समझे तो उसका सही हम निराकरण उपाय कर सकेंगे। एक पॉइंट और कि जो नवमाइश कुंडली है, अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं, समझिए कि यहाँ पे शनि है, राहु है, मंगल है, कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में नवमाइश का लग्न आ जाता है, तो भी आपके विवाह में देरी होती है, तो भी आपको विवाह में देरी लेट की तकलीफ देखनी पड़ती है। समझिए आपके 7वें घर में ही ऐसे योग बन चुके हैं, शनि, राहु, चंद्र, सूर्य, ऐसी नवमाइश कुंडली आपको देखने को मिलेगी, तो भी आपको शादी में बहुत लेट देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा डिले होना है, कई बार बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है, कई बार डाइवोर्स के योग बनते हैं, कई बार दूसरी शादी करनी पड़ती है और लग्न कुंडली में इसका जवाब नहीं मिलता है। ऐसे कई लोग होंगे जो इस बात पे जरूर एग्री करेंगे कि लग्न कुंडली में कई बार उन्हें सिंपली दिखता है कि शादी रुकने के तो कोई योग ही नहीं है, सही समय पे हो जानी चाहिए थी। सप्तमेश कहाँ बैठा है? सप्तमेश भाग्यस्थान में बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, कभी मित्र के घर में बैठा है, समग्रह के घर में बैठा है, पावरफुल है, अच्छी ग्रहों की दृष्टि लिए, फिर क्यों देरी हो रही है? जवाब नहीं मिल पाता है। कई बार नवमाइश कुंडली में इस चीज़ के जवाब हमें मिलते हैं, क्योंकि हमें शादी के लिए ऐसे सवालों के लिए ही, इसको डीप में ले जाने के लिए ही नवमाइश कुंडली है। तो ऐसे सवालों के जवाब, जैसा मैंने कहा, ये चीज़ भी देखी जाएगी, ये चीज़ भी देखी जाएगी। लग्न पाप प्रभाव में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पाप ग्रह तो नहीं है, कहीं 7वां घर तो बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, कहीं इसका मालिक तो बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, कहीं नवमाइश कुंडली में 3-4 ग्रह नीच के तो नहीं बैठे हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी हमारे जीवन पे असर करती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखकर कुंडली का भविष्य कथन करना चाहिए। 100% तो फिर ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं, बाकी जो भी हम सब एस्ट्रोलॉजर है, हमारी एक 60-70% की लिमिट होती है, हम प्रॉपरली इसमें मेहनत करते हैं तो हम 60-70% तक सही बता पाते हैं। बाकी जो 100% की गारंटी देता है, या तो फिर वो ब्रह्मा है या तो फिर वो कुछ बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं। ये हुई हमारे नवमाइश कुंडली पर चर्चा। हमारे अगले लेक्चर्स में हम अगले वीडियोस में हम अगले लेक्चर्स में हम अगले लग्नों की, अगले ग्रहों के चर्चा करेंगे। और हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए पूरे भारत से, पूरे फॉरेन से लोग अपॉइंटमेंट बुक करके दिखा रहे हैं। आप भी दिखा सकते हैं, फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं, हमारी फीस ट्रांसफ़र कर। इसी तरीके से हमारे आज के वीडियो हम पूरा करते हैं। धन्यवाद।